क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक है न्यूट्रिशन। तुम लोग के पास नोट्स है ना, नोट्स लेकर के बैठना। अभी मैं सब कुछ इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, फटाफट ध्यान से सुनना। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा इस तरह का कि आपको लेबल करने आ जाएगा, यहाँ ABCD लिख करके आ जाएगा, या इसका डायग्राम बनाने आ सकता है। तो याद रखना, यहाँ ये टंग होता है, यहाँ से ये टंग है, ये पॉइंट, इसको ओसोफेगस कहते हैं। ये माउथ है। ये जे शेप का जो है इसको क्या बोलते हैं? स्टमक। क्या बोलते हैं इसको? स्टमक। इसके नीचे जो देख रहे हो ये पार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये देख रहे हो क्या बोलते हैं इसको? लार्ज इंटेस्टाइन। नीचे वाला पोर्शन को क्या कहते हैं? एनस। ये लास्ट वाला पोर्शन इसको अपेंडिक्स कहते हैं। ये बड़ा सा ऑर्गन जो दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। ठीक है ना, बड़ा सा ऑर्गन लीवर है। यहाँ से बाइल डक्ट के लिए एक डक्ट बना गया है। पैसेज है, लीवर से जो बाइल जूस निकलती है वो डक्ट के थ्रू जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो डायफ्राम है, ये ऊपर वाला पार्ट, और गॉल ब्लैडर यहाँ पर है। तो इसको ना एक बार ध्यान से देख लेना, अगर टाइम मिले तो प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में। जैसे क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में कि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हेट्रो मतलब होता है जो दूसरों पे खाने के लिए क्या होता है? निर्भर होता है ना, जो दूसरों पे खाने के लिए निर्भर होता है। इसमें भी 3 टाइप है। जैसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो मरे हुए चीजों पे जीवित है। तो इसका एग्जाम्पल याद कर लेना। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में कौन कौन यूज में लेते हैं, कौन कौन से एनिमल ऑर्गेनिज्म? फंगाई, ईस्ट, बैक्टीरिया। और इसको बना करके लिख देना कि जो मरे हुए चीजों को खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपना सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसी तरह पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो जीवित इंसान के अंदर या जीवित कोई भी एनिमल्स के अंदर रह करके अपना खाना को उससे प्राप्त करते हैं और जीवित रहते हैं और अपना लाइफ प्रोसेस वो परफॉर्म करते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तुम टिक कर लेना, नोट्स जो तुमको दिया हूं देख लो, है ना। होस्ट मतलब जो जिसके शरीर में रहते हैं उसको होस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको परेशान तो करते ही है, लेकिन उतना भी परेशान नहीं करते, बॉडी के अंदर तो हमारे रहते ही है। ठीक है ना। तो इसका कैस्केटा हो गया, देखो प्लाज्मोडियम हो गया, राउंड वॉर्म हो गया। राउंड वॉर्म हो जाते हैं ना, हाथ में गले में हो जाती है राउंड वॉर्म। तो उसमें क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है वो सारे। तो वो अपना खाना पीना उसी से खा रहे हैं, होस्ट के शरीर से। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक। तो तुम क्या सीख रहे हो? हेट्रोट्रोपिक में 2 टाइप पढ़ लिया, कौन कौन से? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। और एक तीसरा टाइप जो होता है उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का 2 एग्जांपल याद रखना। एक है इंसान, फ्रॉग, और एमीबा। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। होलोजोइक में क्या करता? फूड को कंप्लीट फूड को इनगल्फ करता, अपने बॉडी के अंदर लेता है कोई भी, ये सब जानवर जो भी है, इंसान वगैरह, और क्या करते हैं? उस पे लाइफ अलग अलग प्रोसेस से उसको गुजारते हैं, और उससे न्यूट्रिशन मतलब खाना को अंदर पूरा लेना, फिर उसको डाइजेस्ट करना, उसका प्रोसेस होता है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फूड, सॉलिड फूड इज इंजेक्टेड, डाइजेस्टेड एंड देन अब्सॉर्ब बाय द सेल। ये वर्ड याद रखना, इंजेक्ट करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं। तो की पॉइंट तुम हाईलाइट करते जाओ, नोट्स में की पॉइंट ये सारे हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है। फिर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। इसको अंडरलाइन करो, कैसे आप कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए, जिसको मैं अंडरलाइन करने बोल रहा हूं उसको अंडरलाइन कर लेना, सनलाइट बहुत जरूरी होता है। आप कैसे प्रूफ कर सकते हो? तो ये सब कहानी लिखो चाहे नहीं लिखो, मैं तुमको शॉर्ट में समझाता हूँ। तुमको क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले एक प्लांट को लेना है, जो गमला में लगा हुआ एक प्लांट है। मान लो इस तरह का एक गमला है, इसमें प्लांट है मान लो, ठीक है, उसके पत्ते होंगे। इस प्लांट को ना घर के अंदर रख लेना, घर के अंदर इसको रख लिया 2 दिन के लिए, रख दिए 2 दिन के लिए। तो इस प्लांट में जो भी स्टार्च होगा ना, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में फूड क्या रहता है? स्टोर रहता है। ठीक है, स्टोर है।
तो 2 दिन में अभी तो सनलाइट नहीं मिल रहा है इसको, तो ये खाना कहाँ से लाएगा? तो जो प्लांट में पहले से स्टार्च मौजूद है उसका हेल्प से वो एनर्जी बना लेगा, खाना खा लेगा। लेकिन 2 दिन के बाद अब हम क्या करेंगे, 2 दिन के बाद हम उसके पत्ते को ना, ये तोड़े नहीं है, पेड़ ही है, ठीक है ना, उसके पत्ते को एक साइड से ना स्ट्रिप लगा देंगे ऐसे ब्लैक कलर का, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर टेप लगा देंगे इस तरह से, ब्लैक टेप लगा दिए ऐसे, और इसको धूप में रख देंगे सनलाइट में पेड़ को। तो जैसे ही सनलाइट है, सन से क्या आएगा, लाइट आएगा, क्या आएगा, सन से सनलाइट आया। सनलाइट जैसे ही आएगा तो यहाँ पर स्टार्च फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, स्टार्च फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, स्टार्च फॉर्म होगा, स्टार्च बन गया। लेकिन इस एरिया में, ये वाले एरिया में स्टार्च नहीं बनेगा, ठीक है। अब स्टार्च का जो रिएक्शन होता है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन बहुत अच्छे से करता है। आयोडीन से रिएक्ट करता तो कैसा बनता, देखो यहाँ लिखा गया है, ये सब जो मैं बोला हूँ यहाँ लिखा गया है, तुम अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, जरूरी नहीं ऐसे ही लिखना है, इसको आप समझा करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जब ऐसा करेंगे तो देखो यहाँ पर अंडरलाइन में कर रहा हूँ कि आयोडीन सॉल्यूशन से जब उसको रिएक्ट कराएंगे ना, पत्तों को तोड़ देंगे और उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे, तो क्या होगा, जहां भी स्टार्च मौजूद होगा, जैसे ही पत्ते में यहाँ पर स्टार्च मौजूद है, मान लो इसमें तो नहीं है, इस एरिया में नहीं है क्योंकि इसने तो ब्लैक कलर से स्ट्रिप लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर तो स्टार्च बनेगा, यहाँ पर तो स्टार्च बनेगा। अब अगर इसको हम स्टार्च सॉल्यूशन में डाल देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ लिखा गया है, ब्लैक ब्लू कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, आयोडीन सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, स्टार्च रिएक्ट विथ आयोडीन सॉल्यूशन टू गिव ब्लैक ब्लू कलर। जो स्टार्च सॉल्यूशन में डाले हैं तो स्टार्च सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक ब्लू। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर आप फोटोसिंथेसिस करते हो तो उसमें जो बनता है वो क्या बनता है, स्टार्च बनता है, और स्टार्च ही सोर्स ऑफ एनर्जी है प्लांट के लिए। जैसे हमारे लिए ग्लूकोज है, उसके लिए स्टार्च है। तो सनलाइट बहुत जरूरी है प्लांट के लिए। तो इसी को तुम एलोबरेट करके अपनी लैंग्वेज में लिख देना, एक बार पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, नोट्स आ सकता है क्वेश्चन, ये सब उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है ना स्टोमाटा के बारे में, तो ये डायग्राम तुम प्रैक्टिस कर लेना, जो डायग्राम तुम्हारे पास नोट्स में ना। स्टोमाटा क्या होता है, प्लांट के एपिडर्मिस में पाया जाता है। जैसे अगर ये प्लांट का पत्ता है कोई एक, तो इसके लीव्स में ना, एपिडर्मिस के लीव्स में लेयर में क्या पाया जाता है, स्टोमाटा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसी को यहाँ मैग्नीफाई करके बनाया है। तो स्टोमाटा में क्या होता है कि ये गार्ड सेल होते हैं, बना लेना एग्जाम में, ये कौन से सेल होते हैं, गार्ड सेल। जब गार्ड सेल के अंदर पानी जाता है तो ये फूल जाता है, और जब ये स्वेल करता है, तो ये ओपन हो जाता है, और जब ये ओपन करता है तो यहाँ से बाहर क्या आता है, CO2, अंदर क्या जाता है, सॉरी बाहर CO2 नहीं आता है, बाहर क्या आता है, ऑक्सीजन, ठीक है ना, और अंदर क्या आता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है ना, तो गैसियस एक्सचेंज यहां से होता है, यहीं से वाटर भी आता जाता है, याद रखना वर्ड। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो जब गार्ड सेल के अंदर, देखो गार्ड सेल बना लेना, गार्ड सेल के अंदर जब वाटर अंदर जाएगा तो क्या होगा, गार्ड सेल स्वेल करेगा, क्या करेगा, फूल जाएगा, और जब स्वेल करेगा तो क्या होगा, ओपन, और जब गार्ड सेल से पानी बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, श्रिंक करेगा। श्रिंक करेगा मतलब ये हो जाएगा, तो उस समय स्टोमाटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब इसी में क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर तुम इसमें वैसलिन लगा दोगे तो क्या ये फोटोसिंथेसिस हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि वैसलिन क्या करेगा, स्टोमाटा के पोर्स जो होते हैं ना छोटे छोटे, उस पर वो भर जाएगा, तो वो खुलेगा नहीं, इसलिए वैसलिन नहीं लगाना पत्तों पे, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कराने के लिए कहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस, बताओ, प्लांट के एपिडर्मिस, लीव्स के एपिडर्मिस में, स्टोमाटा में होता है। अब यहीं पर क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाता है, इधर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। यहीं से अंदर क्या आएगा, CO2 आएगा, बाहर क्या जाएगा, जब खुलेगा तब जाएगा,
लेकिन जो गर्मी वाला जगह होता है, हॉट वेदर जहाँ रहता है, जैसे तुम्हारे मान लो थार वगैरह एरिया है, मरुस्थल वाला जगह है, वहाँ ये दिन में नहीं खुलता है। डे में ना ये क्लोज रहता है, कभी नहीं खुलता है, बंद रहता है। क्यों बंद रहता है? क्योंकि अगर दिन में खुल गया तो इसके अंदर का पानी को पूरा वो धूप क्या करेगा, सनलाइट पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, पत्ता मर जाएगा। तो ये लोग नाइट में क्या करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो तुम्हारे डिजर्ट एरिया में जो प्लांट पाए जाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, रात में ही फोटोसिंथेसिस का सारा चीज इंटरमीडिएट तैयार करके रखते हैं। तो दिन में क्या होता है, उसको खोलने का जरूरत नहीं पड़ता है, रात में ही कर लेते हैं। दिन में सनलाइट की खाली जरूरत होती है, सनलाइट आ जाती है, रात को खोल देते हैं, रात को ही सब कुछ प्रोसेस करवा लेते हैं, दिन में सनलाइट आती है और फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा बात है, ये जो पानी का निकलना स्टोमेटा से, उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, देखना सारे पत्ता नरम हो जाते हैं। तुम कोई भी पेड़ के जाके देखो, अभी गर्मी है ना, उसके पत्ते क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो पानी कंटिन्यूसली फेंकता रहता है, जमीन से लेता है और बाहर फेंकता है, और पत्ते वो सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि तुरंत तुरंत पानी बाहर आता है। इसलिए पेड़ के नीचे बैठते तो ठंडा लगता है गर्मी के दिनों में, है कि नहीं? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमेटा से अगर क्वेश्चन आएगा तो जो मैंने बोला इसी में से आएगा, या तो डिजर्ट प्लांट वाला आएगा, या तो कैसे ये फूलता गार्ड से ले डायग्राम आ जाएगा। इसमें खुलने से क्या होता है, खुलने से ऑक्सीजन अंदर आता, ऑक्सीजन बाहर जाता है, CO2 अंदर जाता है। और डिजर्ट एरिया में रात को ही सब कुछ हो जाता है, दिन में, और दिन में क्या हो जाता है, ठीक है, दिन में डिजर्ट एरिया में क्या होता है, फोटो सिर्फ सनलाइट चाहिए रहता है सुबह में, रात को ही सारा इंटरमीडिएट बना के रख देता है। सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट भी तो चाहिए। सनलाइट दिन में आ गया, काम तमाम हो गया, उसका खाना बना लिया प्लांट। नहीं तो दिन में अगर खोलेगा तो उसका गया बेटा काम से। अब देखो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये जो तुम देख रहे हो, इधर देखो, ये जो तुम देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये साइड वाला जो है, ये बड़ा सा जो देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर क्या होता है, कम होता है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, टिक कर लो, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। किसका? न्यूट्रिएंट्स का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस भी आते हैं, बाइल जूस भी आता है। अब इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, इंटेस्टाइन के अंदर जूस निकलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या निकलती है, जूस निकलती है। वो क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव जूस को क्या करती है, लीवर से भी लेती, लीवर से भी जो जूस आती है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। और पेनक्रियास से भी जूस आती है, वो कहाँ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो मैं डायग्राम बना, इधर देखो, मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, SI मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या क्या आएगा बताओ, बाहर से, बाहर से पेनक्रियास से कुछ ना कुछ आएगा, बाइल जूस आएगा लीवर से। कहाँ से आएगा बाइल जूस, लीवर से, पेनक्रियास से आएगा, ठीक है। और ये इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन में भी जूस निकलेगा, इसको हम कौन सा जूस कहेंगे, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन में जो जूस निकले उसको क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल जूस। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, समझ में आया ना, इंटेस्टाइनल जूस। अभी कौन कौन क्या क्या काम करेगा सब बता देंगे, टेंशन नहीं लेना, ऐसे दिमाग में रखना। अब देखो यहाँ पर टिक कर लो, देखो इस जो बाइल जूस होता है ना, लिख लो वहां पर, बाइल जूस क्या करता है, एग्जाम में आएगा, बाइल जूस करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस आएगा ना, वो क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन को। और किसको डाइजेस्ट करता है, अंडरलाइन कर लो, इमल्सिफाइड फैट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाइल जूस क्या करता है, बताओ बाइल जूस क्या करता है, फैट का क्या कर दिया, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, छोटे छोटे में तोड़ दिया। अब इसको पचाने का काम कौन करता है, बताओ जल्दी बताओ, कौन करता है, पेनक्रियाटिक जूस। देखो यहाँ लिखा है ना, तो बाइल जूस डाइजेस्ट नहीं करता, बाइल जूस तोड़ता है। किसको तोड़ता है, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। और उसी छोटे वाले इमल्सिफाइड फैट उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इमल्सिफाइड फैट। उसको पचाने का काम कौन करता है, पेनक्रियाटिक जूस। कान खोल के सुनो,
पेनक्रियाटिक जूस, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, कुछ मत बोलो। समझ में आया? कौन इसको करता है? पेनक्रियाटिक जूस करता है। अब देखो ये खाना पूरा वहां पर डाइजेस्ट हो जाएगा, अब है ना। अब उसी के इंटेस्टाइन में ही क्या पाया जाता है? एक विलाई लाइक फिंगर पाया जाता है, प्रोजेक्शन पाया जाता है। जैसे मान लो ये अगर स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर देखो मैं बना रहा हूँ जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसके अंदर ना विलाई पाया जाएगा, ऐसे ऐसे करके बना रहा हूँ देखो, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। तो वो डाइजेस्टेड फूड इसके कांटेक्ट में आएगा ना, तो विलाई में क्या होता है? सरफेस एरिया, वर्ड याद रखना, सरफेस एरिया क्या करता है? बढ़ा देता है। ये देखो लिखा हुआ है, विलाई क्या करता है? मतलब सरफेस एरिया एब्सॉर्प्शन के लिए। जैसे मान लो अगर सीधा पाइप से जाता तो सीधा ही निकल जा रहा है, अब यहाँ पर ऐसे ऐसे रेसे रेसे करके ऐसे करके क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो लिक्विड इसके अंदर से जाएगा, ऐसे करके जाएगा तो सब तरफ टकराएगा। तो पहले तो अभी तो लिक्विड अगर ऐसे जाता सिंपल, हेयर वाले से नहीं टकराता तो सीधे ही चला जाता। अब तो वो हेयर से टकराते हुए जाएगा, तो जिस जिस हेयर से टकराएगा, विलाई से टकराएगा, तो उससे ट्रांसफर हो जाएगा, ग्लूकोज अंदर खून में मिल जाएगा। क्योंकि विलाई के अपोजिट में क्या होती है? कैपिलरीज होती है, ब्लड की कैपिलरीज होती है, खून की पतली पतली कैपिलरीज होती है। तो जो डाइजेस्टेड फूड रहता है वो विलाई के माध्यम से खून में मिल जाता है। समझा? खून में क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, डाइजेस्टेड फूड चाहिए, तो वो विलाई के थ्रू ही जाता है। और विलाई कहाँ पाया जाता है बताओ? क्या बोलोगे? कहाँ पाया जाता है विलाई? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मेन बात याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है? विलाई। विलाई क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। किसके लिए बढ़ाता है? एब्सॉर्प्शन के लिए बढ़ाता है। और विलाई के चारों तरफ क्या होता है बताओ? ब्लड वेसल्स होते हैं, जो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं? ब्लड स्ट्रीम में मिला देते हैं, खून में मिला देते हैं। कैसे मिलेगा? खून में कैसे मिलेगा? कहीं ना कहीं सिस्टम बना हुआ ना। समझ में आया कैसा विलाई है? चलो, क्योंकि अगर मान लो पाइप से सीधा जाएगा, अगर मान लो डाइजेस्टेड ऐसे करके इंटेस्टाइन में बह रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे करके जा रहा है, अगर मान लो इसके अंदर से मान लो इससे डाइजेस्टेड फूड जाएगा, तो सीधा ही जाएगा ना भाई, इस तरह से सीधा जाएगा। तो इसमें एरिया तो कम है, लेकिन वही अगर इसमें अगर ऐसे हेयर रहे, अभी जो चीज जाएगा तो सबसे टकराते हुए जाएगा, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और उसके चारों तरफ क्या होती है? विलाई के चारों तरफ क्या होती है? ब्लड की कैपिलरीज होती है, तो वो खून में डायरेक्ट ग्लूकोज को मिला देती है। ठीक है। अब देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया, वो सारे सीबीएसई क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें कि नेम द प्रोसेस, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में कौन सा प्रोसेस होता है खाना बनाने के लिए बताओ? ग्रीन प्लांट यूज करती है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट जो होती है खाना कैसे बनाती है? कौन से प्रोसेस से बनाती है? फोटोसिंथेसिस बनाती है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कौन सा न्यूट्रिशन बोलते हैं बताओ? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। याद रखना, ग्रीन प्लांट कौन सा होती है? ऑटो। ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ मेड करती है फूड। अच्छा, इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज जरूरत होती है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? सनलाइट में। अच्छा, इसका रिएक्शन बता दो जल्दी से, रिएक्शन याद कर लो, तुरंत बताए थे ना अभी केमिस्ट्री में। 6CO2 प्लस 12H2O क्या बनाता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और H2O। ठीक है। कहाँ पर होता है ये सारा रिएक्शन? क्लोरोफिल में होता है, एपिडर्मिस में, स्टोमाटा के गार्डसन के पास। ठीक है। और ये किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के। तो ये रिएक्शन याद कर लेना, ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये नोट्स में है, तेरे को नोट्स मिला ना ये वाला, तो ये नोट्स का पढ़ लेना ये वाला। ठीक है ना। मेन मेन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको पढ़ लेना ये वाला चीज। अब देखो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है प्रोसेस बताओ? 3 इवेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला इवेंट होता है लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है बताओ? क्लोरोफिल। देखो मैं टिक कर रहा हूं। फिर लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी। फिर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड किस में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट में। बस इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, 3 लाइन है, याद कर लेना, ये रिएक्शन याद करना। अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ ही पूछे तो इसको लिख देना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, अब आ जाओ, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको बताना है, एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है ना। अब थोड़ा देख करके बताओ कि हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो 3 चीज क्या सीक्रेट करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द, हमारे स्टमक के अंदर कौन से ग्लैंड होते हैं बताओ? गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो 3 चीज सीक्रेट करते हैं, ए, बी और सी। क्या क्या करते बताओ? पेप्सिन करते हैं, वेरी गुड। HCl करते, और क्या करते? म्यूकस करते। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन का मेन काम क्या होता है? वेरी गुड, प्रोटीन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है। और प्रोटीन का डाइजेशन
स्टार्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर सेकंड कौन है, HCl। एसिड का काम क्या होता है मेनली बताओ। जो भी हम खाना खाए उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा, उसको क्या करेगा, मार देगा। और दूसरा काम, ध्यान से सुनो, दूसरा काम क्या करता है HCl, कि एसिडिक मीडियम बनाता है। नहीं तो प्रोटीन पचेगा नहीं, प्रोटीन कभी नहीं पचेगा, उसको एसिडिक मीडियम चाहिए। पेप्सिन तो पचाएगा उसको, लेकिन पेप्सिन भी वर्क कहाँ करता अच्छे से, जहां पर HCl होता, जहां पर एसिडिक मीडियम होता। आ रहा है समझ में। और लास्ट रिलीज करता है ना, स्टमक के अंदर जो वॉल होती है ना, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है स्टमक के अंदर, वो ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, 3 चीज सिक्रेट करते हैं, A B C। फिक्स टाइम पे होते रहता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है F। म्यूकस क्या करता है, अब जो एसिड निकला है, हाँ म्यूकस क्या करता है ना, कि स्टमक में जो एसिड निकला है, अब उसको वो तो खराब कर देगा पेट को, है ना, तो जला देगा, वो एसिड है भाई। तो उसको एसिड को ना स्टमक के वॉल से क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। देखो एसिड के इफेक्ट से क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट दोनों फॉर्म में रहता है, क्योंकि पेट के अंदर पानी तो रहता ही है ना। उतना नहीं लिखना, बस खाली लिखना HCl होता है। अब कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि डाइल्यूट होता है ये तो पता नहीं, है ना, पता नहीं, वो तो नहीं लिखा है NCERT में। अब यही बोल रहा है कि अगर वैसलीन लगा दोगे पत्तों में तो क्या होगा, नहीं होगा, सूख जाएगा, पेड़ मर जाएगा, स्टोमेटा का पोर्स नहीं खुलेगा, नहीं होगा प्रोसेस। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ना तो एक बार रीड कर लेना, चाहे अपने मन से बना के लिख देना। ये तो बता दिया ना, विलाई हाइड्रोक्लोराइड। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन होते हैं, क्या करते हैं ना, फूड को हम जो भी चीज खाते हैं ना उसको पचाने का काम में करते, कौन, समझ गया ना। हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलती है वो क्या करती है, फूड को पचाने का काम करती है। बाकी इन दोनों के बारे में तो बता दिए, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। पैरामीशियम का अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 वर्ड याद रखना। पैरामीशियम में खाना को एक स्पेसिफिक स्पोर्ट में लेते हैं, और खाना उसके अंदर जो मूव करती है किसके हेल्प से करती है बताओ, सीलिया। बस खाली एक वर्ड याद रखना, जहां तुम पैरामीशियम देखे तो फूड जो मूव करती है वो किसके हेल्प से करती है, सीलिया। इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखना, बहुत रेयर है क्वेश्चन आना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस ये 2-3 वर्ड लिख देना। फिर ये सब तो बता दिया तुमको। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, देखो अंडरलाइन भी कर रहा हूं मैं, ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या है ट्रिप्सिन एंजाइम, देखो कौन सिक्रेट करता है बताओ, पेनक्रियास। किसको ये डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन। तो याद रखना ट्रिप्सिन एंजाइम अंडरलाइन कर ले रहा हूँ, कि इससे आएगा क्वेश्चन तो लिख देना। ट्रिप्सिन एंजाइम की कौन सिक्रेट करता है, पेनक्रियास। और ये किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसके कारण प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट होता है। कौन से एंजाइम के कारण, पेप्सिन। पेप्सिन भी एक तरह का क्या होता है, देखो मैं इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, पेप्सिन भी एक तरह का क्या होता है, एंजाइम्स होता है, जो कौन करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करते हैं। तो टेंशन मत लो, आराम से पढ़ोगे ना सब समझ में आया, बहुत आसान है। अब देखो सलाइवा कौन निकालता है, सेलिवरी ग्लैंड निकालती है, वो भी एक तरह का क्या है, एंजाइम से, खाना को पचाने में काम में लेता है ये, एंजाइम से, है कि नहीं। और सेलिवरी एमाइलेज जो होता है एक तरह का क्या है, एंजाइम से, जो कौन निकालता है, सेलिवरी ग्लैंड। इसमें क्या पाया जाता है, ये क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं ना उसको सॉफ्ट करता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दे। सो हम जो चीज खा रहे हैं उसमें स्टार्च अगर है तो उसको सिंपल शुगर बनाने का काम कौन करता है, सेलिवरी एमाइलेज, सिंपल शुगर। तो याद रखना, ये सब टिक कर ले रहा हूं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। एलिमेंट्री कैनल जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, माउथ से स्टार्ट होता है, स्टमक में जाता है। ये सब तुम बना के लिख देना, है ना। स्टमक में क्या क्या होता है, माउथ में क्या क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, सेलिवरी मिलता है, स्टमक में बताए ना 3 चीज निकलता है, इसी को बना बना करके लिखना है। अब इंजाइम्स कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू मीन बाय इंजाइम्स। तो इंजाइम्स क्या होता है बताओ, टिक करो, आएगा एग्जाम में। वर्ड याद रखना, इट इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो क्या करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है। मतलब वो रिएक्शन में पार्ट नहीं करता है, लेकिन रिएक्शन को जल्दी करा देता है, समझा। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जो 2 घंटे में खाना पच रहा है, इंजाइम्स क्या करता है, उसको आधे घंटे में पचा देता है। इसलिए जब हम कभी शादी पार्टी में जाते हैं तो एक इंजाइम्स की गोली खा लेते हैं। वो क्या करता है, खाना को जो भी हम जितना भी खाए रहते हैं उसको क्या करता है, जल्दी से पचा देता है। यूनी इंजाइम्स नाम का टैबलेट मिलता है बाजार में, वो इंजाइम्स है, उसका कोई साइड इफेक्ट कम है।
ठीक है, सादी पट्टी में जाने के बाद खाना पड़ता है तो एसिडिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सेलिवरी एमाइलेज क्या करता है, एक तरह का क्या होता है, कैटेलिसिस होता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो ये है क्या बताओ, इधर देखो सेलिवरी एमाइलेज क्या है बोलो। एक तरह का ये क्या है, ये एक तरह का क्या है, एंजाइम्स है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। ये जल्दी जल्दी कुछ करता नहीं है, बस खाली इसको क्या कर देता है, जल्दी जल्दी डाइजेशन में हेल्प करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं ना, जैसा अभी मान लो एक्सेसिव अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लो अभी मैं घर से निकला पुशअप मारने लगा, चाहे कुछ भी फटाफट कोई भी काम करने लगा, डंबल उठाने लगा बिना शरीर को वार्म अप किए हुए, या अचानक से बहुत स्पीड दौड़ने लगा, धीरे धीरे नहीं दौड़ा, अचानक से कभी दौड़ा नहीं, एक महीने में पहली बार दौड़ने लगा, तो मेरे बॉडी में दूसरे दिन क्या हो जाएगा, क्रैम्प आ जाएगा, पैर दर्द देगा। क्योंकि हम जब एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब पैर वाले एरिया में तो ऑक्सीजन तुरंत उतना जल्दी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो ग्लूकोज ना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे जो सेल में जो ग्लूकोज पाए जाते हैं ना, जो खाने में जो हम खाते हैं डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज जिसमें मिलता है, वो ग्लूकोज ना क्या होता है कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, बिना ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, टूट जाता है, और हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो वो लैक्टिक एसिड ना पैर में जमा हो जाएगा, जहां दौड़े, मान लो दौड़ रहे हो तो पैर में हो जाएगा, डंबल उठा रहे हैं तो हाथ में हो जाएगा। जिसका एक्सरसाइज करोगे जहां ऑक्सीजन की जरूरत थी वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, लेकिन ग्लूकोज तो टूटेगा ही, एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज तो टूटना ही होगा, तो बिना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर टूटता है तो ऐसे में लैक्टिक एसिड बन जाता है, और वो लैक्टिक एसिड से कारण क्या होता है, क्रैम्प आ जाता है। बस हो गया, यही लिखना है एग्जाम में। ठीक है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, शॉर्ट में लिख देना। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम एग्जाम में आ सकता है। तो ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को भी एब्जॉर्ब करता है, और अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, जो खाना पचा नहीं है उसको स्टोर करके रखता ना यार, फेसेस के फॉर्म में। ये वर्ड याद रखना, क्या बोल रहा हूं, फेसेस। ठीक है, ये स्टोर करके कौन रखता है, लार्ज इंटेस्टाइन। जब खाना हमारे माउथ में तो उसको बोलस कहते हैं, स्टमक में जाता तो उसको काइम कहते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता तो क्या बोलते हैं, फेसेस। ठीक है, अब देखो इट इज अ टूथ डिके इन्वॉल्व डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल। अब जैसे क्या होता है, टूथ डिके कैसे होता है, डेंटल कैरीज कैसे होता है, जैसे रात को तुम कुछ खाना खा लिए, कुछ चॉकलेट मीठा दूध वगैरह खा के सो गए, तो दांत में खाना फंसे रह जाएगा, और वो फिर रिएक्ट करेगा, एसिड बनाएगा दांतों में, उसको बैक्टीरिया खाएगा, एसिड बनाएगा, और वो एनिमल को क्या कर देगा, पिघला देगा। हमारे दांत के ऊपर एक लेयर होती है एनिमल की, एनिमल लेयर जो होती है ना, वो सबसे हार्डेस्ट चीज होती है। वो लेयर क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और दांत में क्या आ जाती है, कैरीज आ जाती है, दांत सड़ जाते हैं, फिर रूट कैनल करवाना पड़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रात को हम खाना खा लिए, खाना खा लेते हैं, ब्रश नहीं करते अच्छे से, तो एसिड वो खाना रह जाता है हमारे बॉडी में, दांत में फंस जाता है, और फिर क्या होता है, वो सड़ने लगता है, एसिड फॉर्म करता है, उसको बैक्टीरिया खाएगा तो एसिड तो बनाएगा ही ना, उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा जो भी बैक्टीरिया का, वो एसिड रहेगा, और वो दांत को एसिड क्या करता है, एनिमल को पिघला देता है, गला देता है। सेलिवरी ग्लैंड कहाँ होता है, माउथ में। ये सब सेम क्वेश्चन है, रिपीट नहीं करूंगा मैं। न्यूट्रिशन इन एमीबा आगे देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन एमीबा में कैसे होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अच्छा, चपाती को अगर हम लगातार बहुत देर तक चबाते रहते हैं तो वो मीठा क्यों लगने लगता है, क्यों लगता है बताओ, क्योंकि चपाती में क्या पाए जाते हैं, स्टार्च पाए जाते हैं, जो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल शुगर में। कौन से एंजाइम्स के कारण, सेलिवरी एमाइलेज के कारण, जो कि हमको कैसा लगता है, मीठा लगता है। इसलिए रोटी को देर तक चबाओगे तो कैसा लगना है, मीठा लगने लगता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च रहता है वो, और किस में बदल जाता है, सिंपल शुगर में। ये लिख देना। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है, याद रखना, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है ना, जैसे हम जो खाना खाते हैं, तो ये जैसा हमारे माउथ में तो पार्सली डाइजेस्टेड फूड है, माउथ के अंदर पूरा पचा तो नहीं है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड है, तो जब हमारे पेट के अंदर जाता है तो डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है वो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू होता है। एक कैनल होती है जिसको फूड पाइप कहते हैं, इधर देखो
फूड पाइप कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल। तो खाना डायरेक्टली ग्रेविटी के हेल्प से खाना पेट के अंदर नहीं जाती है। खाना कैसे जाएगी, देखो ये मान लो माउथ से ऐसे करके जा रही है स्टमक में, ये पाइप है, इसको ओसोफेगस ओसोफेगस कहते हैं। तो यहाँ पर ना ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट मतलब ये ऐसे करके सिकुड़ेगा, सिकुड़ सिकुड़ करके खाना नीचे जाता है, ये ऐसे करके खाना को नीचे भेजता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा तो लिख देना। फिर डिजर्ट प्लांट वाला आ गया क्वेश्चन, तो इसको तो बता दिया ना क्या करना है। रात को ही क्या बना लेता है, CO2 बना के रखता है। सुबह सिर्फ सनलाइट चाहिए रहता है, रात को स्टोमाटा नहीं, दिन को स्टोमाटा नहीं खुलता। अगर दिन में खुलेगा ना, स्टोमाटा खुल गया तो पूरा पानी निकल जाएगा, जल जाएगा वो प्लांट। इसलिए रात को इंटरमीडिएट बना के रखता है। सुबह सिर्फ क्या चाहिए उसको, सनलाइट। क्योंकि अभी बताए ना फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, CO2, वाटर, सनलाइट, क्या क्या, वाटर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। बताओ स्टार्टिंग में सनलाइट चाहिए, यानी एनर्जी चाहिए। क्लोरोफिल में होता है, हाँ वही क्लोरोफिल में होता है, साइट ऑफ रेस्ट। वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, CO2 चाहिए। बनता क्या है, CO2 बनता है ना, CO2 भी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। बाई प्रोडक्ट रेस्पिरेशन के समय CO2 बनता है। वो CO2 बन जाता है ना, उसका रेस्पिरेशन होता तो एनर्जी बनता, तो क्या बनता है CO2, वो CO2 रिलीज कर देता है। CO2 भी चाहिए रहता है, CO2 तो टूट करके कार्बोहाइड्रेट बनता ना, है कि नहीं। तो ये लिख देना। अब देखो ये ना जैसे स्टमक है, मान लो ये इधर देखो, ये ऐसे करके आया, ये स्टमक है मान लो। अब इस स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाएगा तो यहाँ एक स्प्लिंटर होता है, यहाँ एक गेट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिंटर। ये स्प्लिंटर का नाम पूछेगा तुमको तो याद रखना, पायरोलिक। अगर पायरोलिक स्प्लिंटर के बारे में बोल रहा है तो ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच का है। वैसे नीचे एनस होता है, यहाँ नीचे में क्या होता है, एनस होता है ना यहाँ। तो एनस का जो स्प्लिंटर रहता है उसका नाम याद रखना, क्या होता है, एनल स्प्लिंटर। ये नाम याद रखना आता है, रेयरली है लेकिन आया है एग्जाम में क्वेश्चन। दो स्प्लिंटर, कौन स्प्लिंटर समझा क्या होता है, स्टमक से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो डायरेक्ट थोड़ी जाएगा, गेट के थ्रू जाएगा ना, वो गेट को ही क्या बोलते हैं, स्प्लिंटर बोलते हैं। आ गया समझ में। अब देखो ये सब तो क्वेश्चन बहुत रेयर है, आएगा, छोड़ देना कि बाइल जूस अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, पचेगा नहीं खाना, ये सब शॉर्ट में अपने मन से बना के लिख देना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाइल जूस का काम क्या है। तो देखो बाइल जूस में क्या होता है, बाइल सॉल्ट पाया जाता है जो क्या करता है, देखो इमल्सिफाई करता है फैट को। इमल्सिफाई करना मतलब बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, और फिर इसको पेनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या करती है, इसको डाइजेस्ट करती है। स्टार्टिंग में बताए थे ना कौन सा पेनक्रियाटिक एंजाइम, वो नोट्स में लिखा है ना अभी, वो नोट्स पढ़ लेना इसमें, किसको कौन डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब देखो बाइल जूस क्या करता है बताओ, तो बाइल जूस करता है न्यूट्रलाइज। बाइल जूस क्या करता है, इधर देखो, बाइल जूस क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक फूड, जो स्टमक में हमारा एसिडिक फूड बन चुका है, समझा, हमारे पेट में कैसा बन जाता है, एसिडिक फूड। अब वो किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो एसिडिक फूड अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। ध्यान से सुनो, इधर देखो, जैसे मान लो ये स्टमक है, इसमें खाना है, अभी ये क्या बन गया बताओ, अभी एसिड बन चुका है, एसिडिक है ना ये नेचर में। अब ये किस में इसको जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है। तो यहाँ पर भाई बाइल जूस क्या करेगा, ये एसिडिफाइड जो फूड है ना, इसको क्या बना देगा, अल्कालाइन। क्या बना देगा, अल्कालाइन। अल्कालाइन का मतलब होता है न्यूट्रल। एसिड से क्या बना देगा, नाइदर एसिडिक नॉर बेस, अल्कालाइन बना देगा, ठीक है। तो ये बाइल जूस का दो काम समझे। पहला काम बताओ क्या था, इमल्सिफाई फैट इनटू फैटी एसिड स्मॉल, और बाइल आल्सो न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड इनटू स्टमक, जो फूड बनता है और उसको क्या बनाता है, अल्कलाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या बता दिया ना, वाटर का एब्सॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट का एब्सॉर्प्शन, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करके रखना फेसेस के फॉर्म में। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। आज पता है हमारे पेट के अंदर ना स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे में क्या होता है, कोलोन होता है ना, जो हम जैसे बॉल मूवमेंट होता है पेट के अंदर। जैसे तुम सुबह अगर फ्रेश होते हो ना तो उस समय तुम्हारा बॉल मूवमेंट होता है पेट में, देखना ऐसा थोड़ा आवाज आवाज करता है सब उस समय,
क्योंकि ना फेसेस को बाहर निकालने के लिए बॉल मूवमेंट होता है कोलोन के अंदर। HCl क्या करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन प्रोटीन डाइजेशन? HCl क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है पेप्सिजोन इनटू एक्टिव पेप्सिन विच इज प्रोटीज। लिख देना, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये तो बता दिया, इंडाइजेस्टेड फूड का अगर नहीं रहेगा तो म्यूकस निकलेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा। सलीवरी ग्लैंड कहाँ सिचुएट होता है बता दिए। किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को, है ना। लुब्रिकेंट का काम करता है, सोलिंग में निगलने में उसको काम आता है। अगर डायरेक्टली ऐसे खाएंगे तो गले में दर्द होगा ना। अब देखो एमीबा का, इधर देखो एमीबा का आएगा पक्का, न्यूट्रिशन इन एमीबा। तो इसमें देखो 4 डायग्राम तुम आज भी घर जाकर प्रैक्टिस कर लेना, ये तो पक्का कर लेना। और इसके 4 प्रोसेस लिख देना। देखो कौन कौन से 4 प्रोसेस मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ, बताओ। सबसे पहला इजेशन, इजेशन बोलो, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन। इंजेशन पहला होता है, इजेशन नहीं होता। पहले क्या होता है, इंजेशन, और लास्ट में क्या होता है, ये लिख लेना तुम, हाँ, एब्सॉर्प्शन, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, इजेशन। ये वीडियो भेज देंगे, इसको देख लेना। ये तो पक्का आएगा एमीबा का। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और ये डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना 5 पॉइंट। खाना को पहले लेता है, फिर फूड, वो खाना को क्या करता है, देखो समझा दे, इधर देखो, ये एमीबा बना देना ऐसे। ये फूड है, ये क्या करेगा ना बेटा, बहुत चालाक होता है ये ना सुडोपोडिया बनाता है। एक खाना को ना घेरता है चारों तरफ से ऐसे करके। ये खाना को देखो घेर लिया, क्या कर दिया, खाना को घेर लिया। अब खाना को अंदर ले जाएगा और फूड वैक्यूल्स बनाएगा, फिर उसका डाइजेशन होगा, फिर बाहर निकाल देगा ऐसे करके, एसिमुलेट करके। अंदर ही अंदर सारा यूनिसेलुलर है ना, तो फूड वैक्यूल्स बनाता है इसके चारों तरफ। वहीं पर इसका क्या होता है, डाइजेशन। अपने मन से ही बना के लिख सकते हो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एडवांटेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम टाइम लगता है इसको खाना खाने में, तो सिंगल सेलुलर है, कोई नहीं, फटाफट लेता है, फटाफट खा पी के खत्म कर देता है, शॉर्ट में लिख देना। सारा कुछ उसके बॉडी के अंदर होता है। अब लास्ट है कुछ MCQ क्वेश्चन है, देखो। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन करता है बताओ, ग्रीन प्लांट, और कुछ कुछ कौन करते हैं, बैक्टीरिया भी करते हैं। फिर कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एलिमेंट्री कैनल में नहीं आता है, सेलिवरी ग्लैंड यहाँ आता है, पेनक्रियाज भी आता है, लीवर भी आता है, एडर्नल भी आता है। पेनक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन से थे, एमाइलेज, ट्रिप्सन, लिफेज। बोलो पेनक्रियाज से कौन से एंजाइम निकले, पेनक्रियाटिक जूस किसको बोलते थे, पेनक्रियाटिक जूस कौन से थे, सबसे पहले एमाइलेज, कौन कौन था, पहला था ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लिफेज। इसका बारे में साथ तुम लोग लिखाए होंगे, इसका नोट्स में पढ़ लेना कि कौन किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तुम खुद से पढ़ लेना। एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, और लिफेज किसको डाइजेस्ट करता है। बाइल जूस का तो बता दिया 2 काम, अल्कलाइन करता है और क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये अभी MCQ 4-5 है, फटाफट हो गया, 10 मिनट में हो जाए, 5 मिनट में हो जाएगा। देखो हमारे पेट में विच ऑफ द फॉलोइंग चीफली डाइजेशन स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी डाइजेस्ट होता है, सबसे ज्यादा स्टमक में, प्रोटीन। याद हो गया, स्टमक के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा होता है, प्रोटीन। और सारा डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर प्रोटीन कहाँ पर सबसे ज्यादा डाइजेस्ट होता है, स्टमक में। याद रहेगा। अब देखो यहाँ पर ABC बोला गया है, पेनक्रियास कहाँ है, ये हो गया A, क्या, एसोफेगस, स्टमक, बाइल डक्ट, ये बाइल जूस है, ये बाइल डक्ट तो ये है, ये पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज है, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और अंदर वाला क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो देख रहा है ना, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी डायमीटर क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ रहा है ना, ये ना एलिमेंट्री सिस्टम है, यहाँ से खाना जा रहा है अंदर, ये स्टमक होता है, ये जे शेप होता है, इसी का पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है। खाना ना सीधा नहीं जाता है इसके अंदर ना, खाना ऐसे सीधा ग्रेविटी के हेल्प से डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता, खाना ऐसे डायरेक्ट नीचे नहीं गिर जाएगा पेट के अंदर, खाना ऐसे करके जाएगा एकदम, मतलब ग्रेविटी ने ऐसे सिकुड़ सुकुड़ के जगह जाएगा। ये खाना को आगे ये गट्स बनाते हैं, मसल्स आगे भेजते हैं उसको। ठीक है,
अब देखो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इधर देखो, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस जो प्लांट के पत्तों में होता है, जिससे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है, पानी का बाहर निकलना लिप्स से क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ये गार्ड सेल हो गए। गार्ड सेल में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द गार्ड सेल। इधर देखो, ये जब फूला है ना, स्वेल किया हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर पानी अंदर गया है, तभी ये फूल गया। और जब ये फूल जाएगा तो ये जगह खुल जाएगा और यहाँ से बाहर आ सकता है CO2 O2, जो भी चीज़ बाहर आना है, वाटर बाहर आना है या वाटर, जो भी चीज़ अंदर जाना है तो वो चीज़ अंदर जा सकता है। अब देखो ये ना प्लांट का पत्ता है, ये इतना बड़ा जो बनाया गया ना लीव्स से, तो कहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में। यहाँ नहीं होता, ऊपर वाले लेयर में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सेकंड लेयर में होता है प्लांट के। एपिडर्मिस में होता है, एपिडर्मिस के नीचे वाले पार्ट में होता है, ठीक है। और एकदम नीचे में भी नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता। ये तो नहीं आएगा। अब देखो, अगर किसी इंसान को गैस की प्रॉब्लम हो गई, इधर देखो, अगर कोई इंसान को गैस्ट्रो पैरालिसिस है तो उसका स्टोमक ना पैरालाइज हो जाता है। सुनो ध्यान से, उसका स्टोमक ना अच्छे से चर्न नहीं कर पाता। हम लोग जो खाना खाते हैं ना, माउथ में तो हम च्यूइंग करते ही है, हमारे पेट के अंदर जाने के बाद भी क्या होता है, वो च्यूइंग होता है, स्टमक भी आगे पीछे खाना को मिलाता है। तो जिसको गैस की बीमारी हो जाती है ना, गैस्ट्रो पैरालिसिस हो जाती है, उसका ये पार्ट पैरालाइज हो जाता है, नहीं वर्क करता प्रॉपर। और क्या हो जाता है, जो भी हम खाना खाएंगे जिसमें फूड फैट ज़्यादा रहेगा ना, वो खाना जल्दी पचेगा नहीं, जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए दूध दूध नहीं पचता उसको, उसमें फैट ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को क्या खाना चाहिए, सूप और जूस, ये फटाफट पचेगा, ठीक है, डाइजेस्ट तुरंत होगा, इसमें फैट कम होता ना। अब स्टोमेटा का ओपनिंग क्यों होता है बताओ, मूवमेंट ऑफ वाटर, किसके कारण, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट फ्रॉम द गार्ड सेल। पानी अंदर जाएगा तो फूलेगा, पानी अंदर से बाहर निकल गया तो बंद हो जाएगा। इसी को बना करके लिख देना। सलीवरी सलाइवा में जो भी हम खाना खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, उसको सलाइवा से जब वो रिएक्ट करता है तो वो सिंपल सुगर ग्लूकोज बना देता है। क्या बनाता है, सिंपल सुगर ग्लूकोज बनाता है, सिंपल बनाता है, सिंपल फूड बनाता है, मीठा बनाता है, सुगर बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ये तो आंसर है, खत्म हो गया, ठीक है। और तुम लोग क्या पढ़ लेना, मैं बता दे रहा हूँ, इधर देखो, चलो उसको अलग वीडियो में करा देंगे, रेस्पिरेशन का थोड़ा सा रेस्पिरेशन का करा देते हैं।